आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद के किसी भी सदन के सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। ठीक है, तो इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है प्रधानमंत्री को संदर्भ में। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 में राज्यसभा के सदस्य थे। जबकि अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है, इसलिए पहला कथन जो है सही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को पदमुक्त कर सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है उसे राष्ट्रपति द्वारा सेवा मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वह लोकसभा में विश्वास को खो देता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए या राष्ट्रपति उसे पद मुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है पंचायत अधिनियम 1996 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार में। पहला है अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तर पर पंचायत के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी, और दूसरा है अनुसूचित क्षेत्रों के में पूर्वानुमान, लाइसेंस एवं खनिजों के लिए खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों की अनुशंसा आवश्यक होगी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिन्हें संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी स्तरों पर पंचायतों के प्रधानों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। ठीक है, और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सिफारिश से अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिजों के लिए लाइसेंस देने या खनन पट्टा देने के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या से 1/4 से कम नहीं होगा, और इस अधिनियम में प्रत्येक नगरपालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। और तीसरा है किसी नगर निगम का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, केवल दूसरा कथन जो है सही है, बाकी तीसरा और पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि इस अधिनियम में नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में नगरपालिका के लिए उनके सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है और इसके अतिरिक्त महिलाओं की कुल सीटों में से कम 1/4 नहीं 1/3 यानी 1/3 से उनका आरक्षण जो है वो कम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। और कि नगर पालिका की अवधि जो है वो 5 वर्ष निश्चित की गई है, लेकिन उसे अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है, और भंग होने की 6 माह की अवधि के समाप्त होने से पूर्व उनका दोबारा चुनाव होना आवश्यक है। और किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, क्योंकि नगर निगम में, नगर पालिका में न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष ना होकर 21 वर्ष है। इसलिए केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि स्थायी लोक अदालत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए की गई है और स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार ऐसे किसी भी मामले में संबंधित होगा जो किसी भी कानून के अंतर्गत क्षमा योग्य अपराध नहीं है। यदि विवाद वाले दोनों समूहों के बीच समझौता नहीं हो पाता तो लोक अदालत गुणों के आधार पर विवाद का समाधान करेगी। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3, पहला और तीसरा सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है। और दूसरा कथन सही इसलिए नहीं है कि स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी अपराध से कोई भी मामला नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और तीसरा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों कथन जो हैं वो गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों के लिए है, लेकिन वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को किसी भी समय देकर अपना पद से इस्तीफा दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग के लिए आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा तय किए जा सकते हैं। इस आरोप पर 1/3 नहीं 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाने अनिवार्य है और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। ठीक है, सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग पारित किए जाने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है और जिसके द्वारा इसके आरोपों की जांच की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास ऐसी जांच में स्वयं उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यह दूसरा सदन भी आरोपों को कायम रखता है और कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को पारित करता है, तो राष्ट्रपति उसी तिथि से अपने पद से हट जाएगा
जब यह प्रस्ताव पारित हुआ था। महाभियोग संसद में एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों में दिल्ली और पांडिचेरी संघशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वह इसके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कैबिनेट मंत्री और गैर कैबिनेट मंत्री दोनों ही कैबिनेट समितियों के सदस्य बन सकते हैं। गृह मंत्री भी कैबिनेट समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। कार्य संचालन नियम 1961 के तहत कैबिनेट समितियों का गठन किया गया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। तीनों कथन इसके जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को क्लासिकल भाषा का यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? संस्कृत, उड़िया, तमिल या फिर पुट के आधार पर चयनित करना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3 में संस्कृत, उड़िया और तमिल। 6 शास्त्रीय भाषाएं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया हुआ है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अगला प्रश्न है, 2003 के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में प्रावधानों पर विचार कीजिए कि मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री को छोड़कर लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्योंकि 2003 में 91वें संवैधानिक संशोधन में अधिनियम में मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करने, दल बदलुओं को सरकारी पदों से वंचित करने और दल बदल कानून को मजबूत बनाने के लिए प्रावधान किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री को छोड़कर नहीं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यह अनुच्छेद 75 में कहा गया। इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है वह मंत्री के रूप में नियुक्त के लिए अयोग्य है। दूसरा कथन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया होगा वह मंत्री के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 164 में कहा गया है राज्यों की विधानमंडल के परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों इलाकों में प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों की प्रकृति विधान संबंधी होती है और भारत के नाम मात्र मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी प्रकारों का निर्वहन कर सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा कथन सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। पहला कथन जो है गलत नहीं, क्योंकि
राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसके पास अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में विचार कीजिए। कि पहला है कि निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करने के कारण उसकी संसदीय सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द करने के प्रावधानों का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है और दल बदल के मामले में राज्यसभा लोकसभा दोनों में लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, दूसरा ही सही है, बाकी दोनों जो हैं वो गलत है। मतलब दूसरा ही सही है, पहला और तीसरा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की थी कि चुनाव में अपराधों या भ्रष्ट कार्यों का दोषी ना पाया गया हो, वह ऐसे अपराध के लिए अपराधी नहीं ठहराया गया हो जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा हो सकती है, परंतु निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाना एक अयोग्यता का प्रश्न नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत है। ठीक है, और या फिर चुनावी खर्चों का ब्यौरा समय पर उपलब्ध कराने में असफल रहा हो। तीसरा कथन जो है वो इसलिए गलत है, तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि 10वीं अनुसूची में के प्रश्न पर निर्णय राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लेता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति लेता है, इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं को लागू करने के उद्देश्य हैं। पहला है कि इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में अवसर दिया जाएगा और इन भाषाओं के रूप शैली अभिव्यक्ति का उपयोग हिंदी भाषा की समृद्धता के लिए किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संविधान के भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में उपबंध है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में राज्य सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति की उच्च सीमा 33.33% है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। ठीक है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक, ठीक है, 308 से लेकर 314 तक अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निर्वाचक सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1988 में हुए 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई और वर्ष 1999 में केरल विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करता है तो संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 10 वर्ष के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, केवल तीन या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। केवल एक। इसका सही जो आंसर है वो है केवल एक। ठीक है, ऐसा इसलिए है, बाकी दो गलत हैं, क्योंकि 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के तहत ही
21 वर्ष से आयु 18 वर्ष की गई थी। और यह संशोधन जो है वो 88 में हुआ था। और यह जो संशोधन है, जो संशोधन जो है यह मतलब कि इस संशोधन को लोकसभा ने 15 दिसंबर 1988 को पारित किया था और राज्यसभा ने 20 दिसंबर 1988 को पारित किया था और राष्ट्रपति ने 28 मार्च 1989 को इस पर हस्ताक्षर किए थे और 28 मार्च 1989, ठीक है, को यह अधिनियम लागू हो गया था। तो इसका सही आंसर है केवल एक। दूसरा कथन जो है वो इसलिए गलत है, दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि केरल विधानसभा में, ठीक है, केरल विधानसभा में नहीं, गोवा विधानसभा में, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा 1999 में केरल विधानसभा में नहीं, गोवा विधानसभा में, ठीक है, गोवा विधानसभा में संपूर्ण राज्य के लिए पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और तीसरा कथन जो है इसलिए गलत है क्योंकि 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए जिस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है उसे 6 वर्ष के लिए, ठीक है, ना कि 10 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। तो ये, ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।